सेकेंड ईयर क्लास। आज हम बायो के चैप्टर 2 के एक्सरसाइज को देखेंगे जो कि चैप्टर 14 बनता है नंबरिंग के हिसाब से। देखिए पहले एमसीक्यूज़ हैं। पहला देखें एमसीक्यूज़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन, यानी कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो एक नेफ्रॉन में नहीं होती, यानी बहुत सारे नेफ्रॉन का एक ही वो पार्ट होगा। आंसर इज़ ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, ये वाले पाइप सा, ये बहुत सारे नेफ्रॉन का इकट्ठा होता है। ऐसा नहीं होता कि हर नेफ्रॉन के पास एक कलेक्टिंग डक्ट हो, नो। ओके, सो हमारा बी ऑप्शन कलेक्टिंग डक्ट ठीक जवाब है। दूसरा एमसीक्यूज़ देखें, इन अ हेल्दी पर्सन, एक सेहतमंद शख्स है, ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट इन ब्लड बट नॉट इन यूरिन। ग्लूकोज ब्लड में है लेकिन यूरिन में नहीं। दिस इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर, कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या हैं। आप देखें बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, that is reabsorbed from the proximal convoluted tubule to the blood। देखिए अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि टू लार्ज टू एंटर बुमेन कैप्सूल, कि वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं और बुमेन कैप्सूल एंटर नहीं हो पाते। नहीं, वो एंटर हो जाते हैं लेकिन बाद में उनको ना रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बैक इनटू द ब्लड। जी बेटे, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में कि ग्लूकोज हो गया और बाकी सारी चीज़ें रिटर्न फ्रॉम द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल टू द ब्लड, ठीक है, तो वो ब्लड में रीअब्जॉर्ब करवा लिए जाते हैं। जी तो बेटे थर्ड एमसीक्यूज़ देखें, द साइजेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द वुमेन्स कैप्सूल। जो वुमेन कैप्सूल के अंदर मॉलिक्यूल्स है ना, उनका साइज़ स्मॉलर यानी छोटा होता है देन द साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन। किन मॉलिक्यूल यानी कहाँ मौजूद मॉलिक्यूल के साइज़ से छोटा होता है। बेटे आप यहाँ पर देखें, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है अफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है, और ये सारा क्या है, वुमेन्स कैप्सूल। तो वुमेन कैप्सूल में मॉलिक्यूल छोटे छोटे आते हैं और अफेरेंट आर्ट्रियोल में से जो छोटे छोटे हैं ना वो इधर चले जाते हैं। तो फिर अफेरेंट आर्ट्रियोल में जो मॉलिक्यूल बचे हैं वो बड़े होंगे और जो वुमेन कैप्सूल हैं उनका साइज़ इनसे छोटा होगा। जी तो ऑप्शन ए ठीक है, अफेरेंट रीनल आर्ट्रियोल इनसे छोटा होता है वुमेन कैप्सूल के मॉलिक्यूल का साइज़। जी तो एमसीक्यूज़ 4, इफ़ अ ड्रग रिड्यूस माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी इन नेफ्रॉन, ठीक है, अगर कोई ड्रग है जो नेफ्रॉन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी कम कर रहा है, सो विच केमिकल विल बी प्रेजेंट इन इंक्रीज्ड अमाउंट इन द यूरिन। तो फिर यूरिन में कौन सा केमिकल ज़्यादा पाया जाएगा, दैट इज़ बेटा ग्लूकोज। क्यों? क्योंकि जो ड्रग है उसने माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी कम कर दी, रिड्यूस कर दी, तो नेफ्रॉन को एनर्जी सही से नहीं मिल पाएगी या वो सही से काम नहीं कर पाएगा। नेफ्रॉन काम नहीं कर पाएगा तो ग्लूकोज जो है वो रिअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो यूरिन में हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा, ठीक है। तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ये तो है ही वेस्टेज, ये तो यूरिन में जाते हैं नॉर्मली, तो फिर ग्लूकोज हमें ज़्यादा मिलेगा। जी तो एमसीक्यूज़ 5, द वाटर कॉन्टेंट ऑफ द ब्लड इज़ रेगुलेटेड बाय ADH। ये हार्मोन था ना ADH, तो ये क्या करता है, ब्लड का वाटर कंटेंट को रेगुलेट करता है। इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन दिस रेगुलेशन अकर, यानी सिंपल पूछा गया कि ये हार्मोन नेफ्रॉन के किस हिस्से में काम करता है। जी तो बेटे इस जगह पे लिखा हुआ है ADH एक्ट ऑन द वाल्स ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। तो ADH हार्मोन कहाँ पे एक्ट करेगा, कलेक्टिंग डक्ट की दीवारों पे एक्ट करेगा। सो आप डी ऑप्शन यानी कलेक्टिंग डक्ट को ठीक करेंगे। जी तो बेटे एमसीक्यूज़ नंबर 6 देख लेते हैं। कहता है इन किडनीज़, यानी किडनी के अंदर ग्लूकोज इज़ रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। यस, ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में चला जाता है। वेयर डज दिस रीअब्जॉर्प्शन अकर, तो बच्चे हमने अभी देखा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी ये कुछ पिछला एमसीक्यूज़ था वो सेम टू सेम है। ओके, 7th एमसीक्यूज़, इन नॉर्मल कंडीशंस विच वन इज़ कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल इनटू द ब्लड। नॉर्मल, ठीक है, कोई कंडीशन कोई बीमारी नहीं है, तो कौन सी जो चीज़ होगी वो मुकम्मल रीअब्जॉर्ब हो जाएगी रीनल ट्यूब्यूल से ब्लड के अंदर, दैट इज़ अगेन ग्लूकोज, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज यूरिन में नहीं आता नॉर्मली, ठीक है, डायबिटीज़ या और कंडीशन में आ जाता है। नॉर्मली ग्लूकोज सारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में वापस। 8वां एमसीक्यूज़ देखें, इफ़ द लूप्स ऑफ हेनले, जो लूप ऑफ हेनले था ना, आर एब्सेंट इन ऑल नेफ्रॉन, एब्सेंट हो तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा। जी तो बेटे ऑप्शन डी ठीक करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन, यानी पतला यूरिन बनेगा। क्योंकि जो लूप ऑफ हेनले है ना
वो भी एक मैकेनिज़्म से यूरिन की जो कंसंट्रेशन है ना उसको कंट्रोल करता है। लेकिन यानी पानी को कुछ एब्जॉर्प्शन करता है, कुछ साल्ट का करता है, तो अगर वो एब्सेंट हुआ ना तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा। बाकी जो ऑप्शन है वो तो बिल्कुल गलत है, जैसे नो यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन बनेगा ही नहीं वो बन जाएगा अगर वो सारे एब्सेंट होना। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन विद नॉर्मल कंसनट्रेशन, नॉर्मल तो होना ही नहीं क्योंकि नेफ्रॉन का एक पार्ट मिसिंग है ना, एब्सेंट। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, ये भी गलत है, ठीक है जी बच्चे। ये बात यहाँ भी लिखी हुई है कि जब फिल्ट्रेट फ्लो करता है ना थ्रू द डिसेंडिंग लिम्ब, नेफ्रॉन की डिसेंडिंग लिम्ब से, तो वाटर इज़ रीअब्जॉर्ब, पानी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो देखिए पानी रीअब्जॉर्ब होगा तो थोड़ा यूरिन में पानी कम होगा नेफ्रॉन में। लेकिन अगर नेफ्रॉन ही लुपोफेनले, अगर लुपोफेनले ही एब्सेंट हुआ तो ये पानी रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। पानी रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो पानी यूरिन से निकल जाएगा, यानी डाइल्यूट यूरिन जी। तो नोवा एमसीक्यूज देखें। इन पेरिटोनियल डायलिसिस, ये डायलिसिस एक टाइप थी ना, द लाइनिंग ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी एक्ट एज अ फिल्टर, तो बॉडी के कौन से पार्ट की लाइनिंग जो है वो फिल्टर का काम कर रही होती है। तो आप याद करें पेरिटोनियल डायलिसिस में एब्डोमेन, पेट के अंदर ये प्रोसीजर होता है। 10वां एमसीक्यूज, ड्यूरिंग विच ऑफ दीज ट्रीटमेंट, किस ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग, हम पेशेंट को क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग देते हैं, ऐसे ड्रग जो उनकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर दें। तो दैट इज़ बेटे सी ऑप्शन, किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि इस केस में हम क्या करेंगे, किडनी एक बंदे की दूसरे बंदे में एंटर कर रहे होंगे, तो जिस बंदे में किडनी एंटर कर रहे हैं रेसिपिएंट, उसकी इम्यूनिटी एक्टिव हो सकती है। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि उसकी इम्यूनिटी को सप्रेस कर दें, कम कर दें, ताकि ये जो ट्रांसप्लांटेशन है ये सक्सेसफुली हो सके जी। तो बेटा साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लें। ओके बच्चे, सवाल नंबर 1 देखें। जस्टिफाई द फंक्शनिंग ऑफ किडनीज बोथ एज रेगुलेशन, सॉरी ये है एक्सक्रीशन और बाद में है ऑस्मोरेगुलेशन। यानी देखिए किडनी जो है ना वो दोनों काम करती है, एक्सक्रीशन भी करती है, ऑस्मोरेगुलेशन भी करती है। एक्सक्रीशन क्या होता है, हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना। तो क्या यूरिन वेस्ट नहीं है, बिल्कुल वेस्ट है। तो किडनी एक्सक्रीशन कर रही है, वेस्ट बाहर निकाल रही है। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, वाटर और साल्ट के लेवल को बैलेंस रखना। क्या ये किडनी ये भी करती है? हाँ जी, क्योंकि जब यूरिन बनता है तो वो क्यों बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी और साल्ट को बैलेंस करके बनता है जी। तो कहता है किडनीज रिमूव मेटाबॉलिक वेस्टेज सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस साल्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी एक्सक्रीशन करती है, ठीक है। तो बॉडी में से यूरिया हो गया, ख़राब चीज़ है, यूरिक एसिड हो गई, एक्सेस साल्ट, ज़्यादा साल्ट भी बॉडी में नहीं होने चाहिए, एक्सक्रीशन कर रही है। दे ऑल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी या ब्लड, तो किडनी ब्लड के अंदर वाटर और साल्ट को भी तो मेंटेन कर रही है, टू मेंटेन्स बॉडीज़ वाटर बैलेंस, ताकि बॉडी का वाटर बैलेंस को मेंटेन किया जाए। एंड दिस इज़ बेटे ऑस्मो रेगुलेशन। तो किडनी के ड्यूअल दोनों काम हैं, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन जी। तो बच्चे दूसरा शॉर्ट देखें। लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ द यूराइनरी सिस्टम, पूरे सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन या पार्ट्स आ रहे हैं ये लिखते हैं जी। तो ये लेक्चर 1 में मैंने पढ़ाया था कि पहले यूराइनरी सिस्टम में हमारी किडनीज़ आ जाती हैं, फिर यूरिटर आ जाते हैं, ये पाइप जो कि यूरिन को कैरी करते हैं। देन बेटा ब्लैडर आ जाता है, यूराइनरी ब्लैडर, जिसमें यूरिन आके पड़ जाता है, स्टोर हो जाता है। एंड फाइनली यूरेथ्रा ट्यूब आ जाती है। तो ये 4 नाम लिखें, शॉर्ट पूरा हो गया जी। बेटा अब देखें थर्ड शॉर्ट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन करनी है। तो मैं ये आपको नहीं, मैं निशान लगा देता हूँ, समझा नहीं रहा, क्योंकि अगर आपको ये समझना है तो प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो देख लें, सारे लेक्चर की वीडियो पड़ी है। और अगर किसी बच्चे ने समझा हुआ है तो उसको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप आएंगे पेज 16 के ऊपर और यहाँ पर आपको मिलेगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब इसमें सारा लिखना है, मेन बातें, इसको एक बार पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जी। तो चौथा सवाल देखें। कंपेयर द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। मैं इसका जवाब आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं इनकी लोकेशन आपको बता दूँ कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज कहाँ पे होती हैं और पेरीट्यूबुलर कहाँ पे होती हैं जी। तो बेटा इस डायग्राम में देखें, ये ग्लोमेरुलस होता है, बेसिकली कैपिलरीज होती हैं, तो हम इसको नाम ग्लोमेरुलस देते हैं, या यूँ कह लें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ये सारी, ये जो इधर उधर गुच्छा जा रहा है ना, ये ट्यूब्स, ये सारी ट्यूब्स के गिर्द क्या होती हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं जी। तो बेटा देखें,
कहता है फ़िल्टर ब्लड टू फॉर्म फिल्ट्रेट, यानी इस ग्लोमेरुलस में मैंने पढ़ाया था जब ब्लड आता है ना फ़िल्टर हो जाता है, मतलब उसमें से कई चीज़ें निकल जाती हैं और वो जो चीज़ें निकली हैं उससे बनता है फिल्ट्रेट, ठीक है। जबकि ये पेरिट्यूबुलर क्या करती हैं, रीअब्जॉर्ब यूज़फुल मटेरियल या सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड, ये वो दूसरा स्टेप रीअब्जॉर्प्शन करती हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी इन ब्लड की कैपिलरी में वो चीज़ें वापस आती हैं जो काम की थी लेकिन वो फिल्ट्रेट में चली गई, ठीक है ना। फिल्ट्रेट में कुछ काम की चीज़ें भी जाती हैं ना, कुछ वेस्ट भी जाता है, वेस्ट को दोबारा नहीं लाना ब्लड के अंदर, कैपिलरी के अंदर, लेकिन जो यूज़फुल चीज़ें होंगी उसको दोबारा ब्लड कैपिलरी के अंदर, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। अब इसकी मैंने लोकेशन दिखाई, ग्लोमेरुलस कहाँ पे होता है, बुमेन कैप्सूल एक ऐसे कप की तरह की स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर होता है ऐसे ग्लोमेरुलस का गुच्छा, ठीक है। सो लोकेटेड इनसाइड द बुमेन्स कैप्सूल, बुमेन कैप्सूल के अंदर होता है ये ग्लोमेरुलस का गुच्छा। जबकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ कहाँ पे होती हैं, सराउंड करती हैं रीनल ट्यूब्यूल। मैंने आपको ये सारी ट्यूब्यूल दिखाई जिसमें प्रॉक्सिमल आ जाती है, लूप ऑफ हेनले आ जाता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाती है। इसके गिर्द ऐसे ऐसे क्या होती हैं, ये वाली पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज़ होती हैं, सराउंड यानी इर्द गिर्द, किसके इर्द गिर्द, रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द। आखिरी चीज़, ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, स्टेप नंबर 1। और ये प्रोसेस वही चीज़ है जो ऊपर मैं बता चुका हूँ कि ब्लड आता है, बड़ा प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से कई चीज़ें उस ब्लड में से बाहर आ जाती हैं और उससे बनता है फिल्ट्रेट, और इसी प्रोसेस का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और पेरिट्यूबुलर कैपिलरी के अंदर क्या होती है, रीअब्जॉर्प्शन, और बेटा इन्हीं के अंदर सिक्रीशन होती है। तो चलिए आप रीअब्जॉर्प्शन ही याद रख लें, काफ़ी है जी। तो सवाल नंबर 5 देखें, व्हाट आर द थ्री मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व विद द यूरिन फॉर्मेशन। इसमें सिर्फ नाम लिखेंगे और अगर एक लाइन की डेफिनेशन लिख दी जाए तो भी ठीक है जी। तो बच्चे आपने आ जाना है पेज 16 पे अगेन, ठीक है। 16 पेज के ऊपर आपको मिलेगा फंक्शनिंग ऑफ किडनी यानी यूरिन फॉर्मेशन। उसके 3 स्टेप हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या जिसको अभी हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला था। दूसरा स्टेप है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। सो आप तीनों के नाम लिख दें, काफ़ी हैं, लेकिन अगर आपने समझा हुआ है, लेक्चर लिए प्रॉपर, तो आप इनकी 1 लाइन डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, सवाल नंबर 6 देखें, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द किडनी फेलियर। किडनी फेलियर की वजूहात कि क्यों हो सकता है लिखनी है जी। तो बच्चे ये टॉपिक है किडनी फेलियर का, पेज 20 के ऊपर। इसमें अब आगे हमने ना किडनी फेलियर की 2 टाइप पढ़ी थी। एक होता है यहाँ पर क्रोनिक किडनी फेलियर, और मैंने बताया था ऐसा किडनी फेलियर जो लंबे अरसे तक रहे, बेटे दैट इज़ द क्रोनिक किडनी फेलियर। और दूसरा मैंने पढ़ाया था एक्यूट किडनी फेलियर, ऐसा किडनी फेलियर जो चंद एक टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए रहे। अब इनकी कॉजेज़ क्या है। क्रोनिक की कॉजेज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इट इज़ ऑफन कॉज्ड बाय द डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज़, ठीक है। तो ये लिख देनी है क्रोनिक किडनी फेलियर के कोज। फिर आपने एक्यूट की हेडिंग दे के ना उसके कोजेज़ लिखने हैं। तो इट मे बी ड्यू टू, किस वजह से हो सकता है, किडनी इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लॉकेज इन यूरिनरी ट्रैक हो सकता है, आगे सर्टेन मेडिकेशन सच एज NSAIDs हो सकते हैं, या ब्लड क्लॉट हो सकते हैं रीनल आर्ट्रियोल में। ये निशान लगा रहा हूँ क्योंकि ये पढ़ाए हुए टॉपिक मैंने सारे जी। तो बच्चे 7वां सवाल देखें, वाई डू ब्लड एंड डायलाइसेट फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका जवाब मैंने आपको लिखवाना है, लेकिन पहले समझा दूँ कि ब्लड और डायलाइसेट ऑपोजिट मूव करते हैं। इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ। बच्चे ये टॉपिक है हीमोडायलाइसिस का, पेज बनता है यहाँ पर 21। सो आइए इसको देखते हैं। इस टॉपिक में हम देखते हैं कि ये ऊपर की तरफ आपको ब्लू एरो नज़र आ रहे हैं, दे आर द डायलाइसेट फ्लो डायरेक्शन, यानी डायलाइसेट जो है ना फ्लूइड है उसका फ्लो ऊपर की तरफ होता है, उसकी डायरेक्शन है। जबकि आपको यहाँ पर इन रेड ट्यूब में नीचे की तरफ एरो नज़र आ रहे हैं, और वो क्या है, ब्लड फ्लो की डायरेक्शन। तो आप देख रहे हो कि डायलाइसेट फ्लो ऊपर की तरफ जाता है और ब्लड फ्लो नीचे की तरफ होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। यही पूछा जा रहा है क्यों, क्योंकि एक्सचेंज होना होता है मटेरियल का डायलाइसेट और ब्लड के दरमियान। बेसिकली अगर किसी बच्चे ने सारे टॉपिक सुने ना तो उसको पता होगा, ब्लड में से चीज़ें निकल के ना इस डायलाइसेट फ्लूइड के अंदर आती हैं, जो ब्लड की वेस्ट चीज़ें होती हैं। तो इनके दरमियान यानी एक्सचेंज होना होता है।
और अगर ऑपोजिट मूव करेंगे तो एक्सचेंज मैक्सिममली होगा। सो ब्लड एंड डायलाइसेट फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस, इनके डायरेक्शन क्या होती है ऑपोजिट, टू मेंटेन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ इस प्रोसेस में ब्लड का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना वो रिमूव होके डायलाइसेट फ्लो में जाना है। ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, तो जब ऑपोजिट मूव करते हैं ना तो एफिशिएंसी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है, और इससे कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट सेटअप हो जाता है। तो बहरहाल आप इतना ही लिख दें कि ऑपोजिट फ्लो करने की वजह से इनके दरमियान मटेरियल का एक्सचेंज बढ़ता है, ब्लड में से वेस्ट चीज़ें ज़्यादा डायलाइसेट में मूव कर जाती हैं, और अगर कोई बच्चा डायग्राम बना दे तो वो ज़बरदस्त है। जी तो बच्चे आपने अब 8वां सवाल देखना है, डिफरेंशिएट बिटवीन, इन 4 पार्ट में फ़र्क करना है। पहला है अफेरेंट एंड एफरेंट आर्ट्रियोल में फ़र्क करना है। जी बच्चे गौर से देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आर्ट्रियोल है ना ये अफेरेंट आर्ट्रियोल है, और ये आता है किधर, ग्लोमेरुलस के अंदर, ठीक है, बुमेन्स कैप्सूल के अंदर, यानी इससे आके ग्लोमेरुलस बनता है, सॉरी ये बुमेन कैप्सूल के अंदर आता है, और बुमेन कैप्सूल से जब बाहर निकल रहा है दैट इज़ द एफरेंट आर्ट्रियोल। अब इनमें फ़र्क ये होता है कि ये जो आने वाला यानी अफेरेंट आर्ट्रियोल है ना ये साइज़ में ऐसे थोड़ा बड़ा होता है, चौड़ा होता है, वाइड होता है, जबकि एफरेंट आर्ट्रियोल जो बेसिकली बाहर निकल रहा है वो थोड़ा बारीक यानी नैरो होता है, ठीक है, ये बात टॉपिक के दौरान भी हुई थी। जी तो कहता है द अफरेंट आर्ट्रियोल, जो अफेरेंट आर्ट्रियोल है ना, कैरीज ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस, वो ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर लेकर आएगा, वेयर एज जबकि एफरेंट आर्ट्रियोल कैरीज द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, और ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये ग्लोमेरुलस से बाहर लेके जाता है। द अफेरेंट आर्ट्रियोल हैज़ वाइडर डायामीटर, जो अफेरेंट है आने वाला है वो थोड़ा बड़ा या वाइड होता है, चौड़ा होता है, देन द एफरेंट आर्ट्रियोल नैरो होता है। जी तो नेक्स्ट देखें, अगला पार्ट है इसका क्रोनिक एंड एक्यूट रीनल फेलियर। तो बच्चे ये वही सवाल जो कुछ सवाल पहले मैंने बताया आपको कि क्रोनिक किडनी या रीनल फेलियर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है, साथ ही उसके कॉजेज़ भी हो रहेंगे, और एक्यूट यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। तो क्रोनिक किडनी फेलियर और फिर क्या है एक्यूट किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। जी तो अगला सवाल देखते हैं, हीमोडायलाइसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस, इनमें फ़र्क लिखें। ओके बेटा, ये हीमोडायलिसिस मैंने पढ़ाया है, इसके बारे में और इसकी डायग्राम है साथ लिख देनी है। फिर पेरिटोनियल डायलिसिस मैंने समझाया है और इसकी डायग्राम अगले पेज पे आपको मिलेगी यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर आप समझा नहीं रहे, तो बच्चे मैंने इसका एक लेक्चर दिया है पार्ट नंबर 2 के नाम से ना, ये जो टॉपिक था इसका टॉपिक का क्या नाम था, डिजीज़ डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, इसका पार्ट 2 देख लें। जी तो बेटे आखिरी पार्ट है रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। आपको याद होगा किडनी का जो बाहर वाला पार्ट होता है ना उसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको रीनल मेडुला कहते हैं। सो रीनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर रीजन ऑफ द किडनी एंड कंटेन ग्लोमेरुलाई एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। याद करें जो नेफ्रॉन है ना उसमें एक ग्लोमेरुलस या बुमेन कैप्सूल होता है, और उसके बाद शुरू हो जाता है क्या भला, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और उसके बाद शुरू हो जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। सो लास्ट में होती है कलेक्टिंग डक्ट। सो नाउ प्लीज़ फोकस, ये जो ग्लोमेरुलस का पार्ट है और जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं जैसा कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये होते हैं किडनी के बाहर वाले हिस्से यानी रीनल कॉर्टेक्स में, जबकि जो किडनी का रीनल मेडुला यानी किडनी का अंदर वाला हिस्सा होता है ना उसमें बच्चे क्या होता है, लूप ऑफ हेनले, यानी ये लूप ऑफ हेनले होता है, एंड कलेक्टिंग डक्ट, और उसमें ये वाली कलेक्टिंग डक्ट होती है। सो बहरहाल रीनल मेडुला इज़ द इनर रीजन ऑफ द किडनी, उसमें वो अंदर वाला हिस्सा होता है और उसमें लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट होती है।